नमस्कार दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है यहाँ पर, जो कि एम्स भोपाल की तरफ से आया है, जहाँ पर जॉब निकाली गई है। 96 वैकेंसी निकाली गई है टोटल। दोस्तों जो भी आपको बताऊंगा एकदम सारी बातें जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल के अंदर जॉब निकाली गई है 96 लोगों के लिए, जो कि नॉन एकेडमिक पोस्टें हैं। यानी वो एकेडमिक पोस्ट नहीं होंगी, यानी कि एक एक्चुअल जो मेन पोस्ट होती हैं वो वाली नहीं है। मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर कौन कौन सी पोस्टें हैं। और ये भी बताना चाहता हूँ, ये ऑल इंडिया जॉब रहेगी, यानी कि पूरे इंडिया से, पूरे भारत में आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकेंगे। मैं इस वीडियो में आपका पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर दूंगा, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी और जो भी इसमें आपका जो भी इसके लिए एप्लीकेबल होगा उसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा इस जॉब के बारे में, जिससे कि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए, जैसे कि आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, कर्नाटका, केरला, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा या फिर कोई भी दोस्तों ऐसा राज्य जो भी भारत में है और आप उसमें कहीं भी रहते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके काम का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया जॉब रहेगी। 96 लोगों की जरूरत है दोस्तों। आप में से सिर्फ 96 लोगों को लिया जाएगा यहाँ पर जॉब देने के लिए, जो कि एम्स भोपाल देने जा रहा है गवर्नमेंट जॉब, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक एक चीज़ आप समझ लेना यहाँ पर, उसके बाद आप अप्लाई करने जा सकते हैं। और एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी कम समय दिया गया है फॉर्म के डेट्स के लिए। यानी कि अगर बात करें तो परसों फॉर्म क्लोज हो रहे हैं, यानी परसों फॉर्म क्लोज हो रहे हैं, तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कम समय है। नोटिफिकेशन भी आपका 4 दिन पहले ही आया है। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि इतना कम समय दिया गया है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना लोगों तक, जॉब के रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई जॉब निकल के आई है और डायरेक्ट एक ऐसे हॉस्पिटल में निकल के आई है जो कि टॉप रैंकिंग हॉस्पिटल में आता है पूरे इंडिया कंट्री में, एम्स। उसके अंदर भोपाल के ब्रांच में जॉब निकाली गई है। जो भी एलिजिबल होगा अप्लाई कर देगा। मैं सारा कुछ यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये एम्स भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा। और आपको यहाँ पर जो नीचे ये लाइंस में जो चल रही है यहाँ पर, और वैकेंसीज में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नहीं तो आप वीडियो के नीचे से भी उस लिंक पर जा सकते हैं और अपना नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। मैं थोड़ा अगर नीचे चलूँ तो आप देखिए, ये वाला नोटिफिकेशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि 21 को आया दोस्तों। आप देख लीजिए, इसमें सिर्फ कितना समय दिया गया है, सिर्फ 1 वीक का समय दिया गया है। सिर्फ 1 वीक का समय इन्होंने फॉर्म भरने के लिए दिया है, यानी कि काफ़ी कम समय होता है। अगर हो सकता है आगे डेट एक्सटेंड होती है तो उसका आपको अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन आप ये मत मानना कि डेट एक्सटेंड होगी। आप इसको 27 अक्टूबर मान के चले और फॉर्म अप्लाई कर दें। इस पर आपको क्लिक करने से आप अप्लाई कर पाएंगे। ये नोटिफिकेशन रहेगा और यहाँ पर आपको कास्ट के फॉर्म दिए गए हैं, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति का हो, अदर बैकवर्ड कास्ट का हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों का हो, सबका रहेगा। और ये यहाँ पर वैकेंसी का है। मैं सारा कुछ आपको क्लियर कर देता हूँ, एक एक चीज़ नोटिस पर जाकर, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम चल लेते हैं यहाँ पर इस नोटिफिकेशन पे। इसमें लिखा है एम्स भोपाल, जो कि आपका साकेत नगर, भोपाल के अंदर साकेत नगर जगह है, वहाँ पर से रिलीज करा गया है। ये वहाँ पर मेन भोपाल का एम्स उस जगह पर है। एम्स भोपाल में आप देख सकते हैं, ये 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। किसके लिए है? नॉन अकेडमिक सीनियर रेसिडेंट्स इंटरव्यू ऑन। आप देखिए यहाँ पर इंटरव्यू होगा इस जॉब से रिलेटेड ऑन, जो आपका 3 नवंबर को होगा। फॉर्म का डेट रहेगा 27 अक्टूबर तक, और 3 नवंबर को यहाँ पर इंटरव्यू हो जाएगा आपका। और ये टेम्परेरी बेस पर रहेंगे, यानी एक परमानेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन आपकी ये जॉब है, ये आप समझ लीजिए। और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस आई इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि इंडियन नेशनल, आप देख सकते हैं भोपाल के अंदर, यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर ये जॉब रहेगी, लेकिन आप इसमें पूरे भारत से कहीं से भी फॉर्म भर सकेंगे इस जॉब पर। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हॉस्पिटल है, इस वजह से पूरे इंडिया के लिए जॉब रहेगी। और जो भी सेटिस्फाई होगा एलिजिबिलिटी के हिसाब से ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, जो मैंने लिंक दिया है उससे जाके आप फॉर्म भर लेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं 17 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और इंटरव्यू होगा आपका 3 नवंबर को। यानी कि 27 अक्टूबर तक फॉर्म क्लोज हो जाएंगे और 3 नवंबर को इंटरव्यू होगा इस जॉब का। आपको सारे सर्टिफिकेट जो भी आपके पास क्वालिफिकेशंस के हैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है इंटरव्यू वाले दिन पर। यहाँ पर ये लिखा गया है।
ये ऑफलाइन मोड में रहेगा। रजिस्ट्रार के, और रजिस्ट्रार जो होता है आपका उसके ऑफिस में होगा ये। आपको मिल जाएगा इंटरव्यू लेटर की कहाँ होने वाला है। एप्लीकेंट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट। आप तो आप रोज़ इस वेबसाइट को देखना जो आपकी है, यानी कि अभी आप एक हफ्ते इस वेबसाइट को रोज स्क्रॉल करके देखना चालू कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो 96 वैकेंसियाज हैं टोटल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है, एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो आपकी एमडी की हो, एमएस की हो, डीएनबी की हो, एमडीएस की हो, किसी भी की हो सकती है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एनएमसी या फिर डीसीआई या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से जो भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, उससे अगर आपने इनमें से कोई सी भी फील्ड में डिग्री करी है जो कि मास्टर डिग्री रहेगी तो आप इसमें अप्लाई कर देंगे। और ये रजिस्ट्रेशन तभी वैलिड माना जाएगा जब आपका एनएमसी या फिर डीसीआई या फिर स्टेट मेडिकल या फिर डेंटल काउंसिल के द्वारा वो वेरीफाइड आपका जो है डिग्री रहेगा। समझ रहे होंगे इस बात को आप। दूसरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव डिक्लेयर पास, जो कि पास हो चुके हैं अपने डिग्री वाले एग्जाम में इंटरव्यू की डेट से पहले, वही फॉर्म भरेंगे। सपोज मानिए आपका अपना मास्टर का सारे एग्जाम्स हो चुके हैं मास्टर कोर्स के, और आपके पास डिग्री मिल चुकी है, और वो डिग्री आपको अभी नहीं मिली, और अगर आपको 3 नवंबर से पहले भी मिल रही है तो आप फॉर्म भर देंगे। एक्चुअल में इन्होंने 31 अक्टूबर दी है डेट, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, इससे पहले का रहेगा। फॉर एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री लाइक, जैसे कि आपकी एमडी है यानी कि मेडिसिन के अंदर, पेडियाट्रिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इन एडिशन टू कैंडिडेट्स विद डीएम एंडोक्रिनोलॉजी एंडोक्रिनोलॉजी कैन अप्लाई। मतलब आपको ये कहा जा रहा है अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, मेडिकल डिग्री है, जो कि जैसे कि मान लीजिए एमडी की है मेडिसिन में, या फिर पेडियाट्रिक्स की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा जनरल मेडिसिन के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए होगा, जिसकी एमडी होनी चाहिए, उसकी एमडी होनी चाहिए मेडिसिन के अंदर या फिर इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर। तो ये आपके डिग्रीज होते हैं, आपने करे हैं तो आपको पता होगा। सैलरी की बात करूँगा यहाँ पे तो 67,700 रुपीज़ दिए जाएंगे यहाँ पे आपको। लेवल 11 का रहेगा ये सैलरी, और 7th CPC है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये। इसके अलावा यूजुअल जो अलाउंस रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, एक एम्स के कर्मचारी को मिलने वाले फ़ायदे वो यहाँ पर दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग एनपीए भी मिलेगा, और बाकी सारे फायदे मिलेंगे। टेनओवर की बात कर लेते हैं दोस्तों। टेनओवर क्या रहता है? टेनओवर ये होता है कि कितने समय आप यहाँ पर काम करेंगे। मैक्सिमम 3 साल काम कर सकते हैं, 3 साल आप यहाँ पे मैक्सिमम काम करेंगे, और उसके बाद आगे आपका गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आगे ज़रूरत है या नहीं। including the duration of residency services already rendered by the applicant. The candidate who have already completed 3 years of senior residency will not be considered. जिसने पहले ही सीनियर रेसिडेंसी के तौर पर 3 साल काम कर लिया है कहीं और, तो वो फॉर्म मत भरना, उसको नहीं लिया जाएगा। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रेंडर्ड हिज सर्विस एज, किसी ने मान लीजिए सीनियर रेजिडेंट के तौर पर किसी इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, या ऑटोनोमस बॉडी का हो, या फिर तो वो लोग क्या करेंगे फॉर अ सर्टेन पीरियड नॉट एक्सटीड, मतलब मान लीजिए आपने अगर सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम करा है कहीं, लेकिन वो 3 साल के इससे कम काम करा है, चाहे वो 2 साल 10 महीने क्यों ना करा हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर देंगे। अपर एज लिमिट बता देता हूँ यहाँ पर। अपर एज लिमिट जो रहेगी वो 45 एज रहेगी। पोस्ट का नाम है सीनियर रेसिडेंट, और 45 एज होनी चाहिए मैक्सिमम, आपकी इतनी हो सकती है, इससे कम होनी चाहिए। और ये आपकी इंटरव्यू की डेट यानी कि 3 नवंबर से पहले पहले तक की होनी चाहिए। मान लीजिए आप 3 नवंबर से पहले पहले अगर मान लीजिए 45 से ऊपर है तो आप फॉर्म मत भरना। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति में आ रहे हैं तो आप 50 तक भी फॉर्म भर देंगे। ओबीसी में आ रहे हैं तो 3 साल और मिलेंगे, तो ये आपका कैटेगरी वाइज रहेगा। और रिजर्वेशन वही है जो मैंने आपको बताया है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रिजर्वेशन रहेंगे, क्योंकि ये ऑल इंडिया जॉब है। तो ये आप समझ रहे होंगे। बाकी ये कुछ पॉइंट है, इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे रिटर्न एग्जाम लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, और बोथ एज पर द डिसीजन ऑफ इंस्टीट्यूट अथॉरिटी। मतलब यहाँ पर एक रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू तो होगा ही, ये दोनों चीज़ें होंगी।
या तो रिटर्न एग्जाम ले लेंगे या इंटरव्यू ले लेंगे या फिर दोनों ले लेंगे, अभी कुछ क्लियर नहीं है। इफ़ देयर मोर देन, अगर मान लीजिए 20 से ज़्यादा कैंडिडेट जो है एक पार्टिकुलर पोस्ट पे, देन रिटर्न एग्जाम शुड बी कंडक्टेड, तो वो होगा। अगर मान लीजिए 15 टॉप मेरिट कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट शुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ओनली। मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे तो रिटर्न एग्जाम ले लेंगे, कम रहेंगे तो इंटरव्यू लेके जॉब दे देंगे। ये प्रोसेस लिखा हुआ है। स्केड्यूल अगर बताया हम रिटर्न एग्जाम का, तो कोई अभी बताया नहीं गया क्या कब होगा एग्जाम। अगर डेट बताएं कि कब कब एग्जाम होगा, उसका डेट क्या है, वेन्यू किस जगह पर हो रहा है, तो यहाँ पर बोला है आपका कंडक्ट जो होगा वो एम्स भोपाल के अंदर ही ये एग्ज़ाम होगा। मतलब अगर आप मान लीजिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य से भी जाएंगे इस जॉब पे अप्लाई करने, तो आप एम्स भोपाल में जाके इसका एग्ज़ाम देंगे अगर होता है तब। एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फ़ीस की बात कर ले तो 1500 रुपये आप फीस पे करेंगे इसकी। और अगर आप अनुसूचित जनजाति और जातियों से आ रहे हैं तो 1200 रुपये पे कर देना इस फॉर्म के। बाकी आगे चलते हैं, थोड़ा इसमें अदर कंडीशंस है कुछ, इसको आप रीड कर सकते हैं। एनओसी आपको देना जरूरी रहेगा उन कैंडिडेट के लिए जो कि अभी काम कर रहे हैं रिसेंटली, और करेंटली जो लोग काम कर रहे हैं अभी सेमी गवर्नमेंट या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर पीएसयू के अंदर कहीं पे भी, आप अगर सेम पोस्ट पर या फिर दूसरे किसी में भी आप मान लीजिए सरकारी कर्मचारी हैं अगर, या फिर प्राइवेट भी हैं, तो आप एनओसी का भर के देंगे यहाँ पर, ये बताने के लिए कि आप जहाँ काम कर रहे हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आप इस जॉब पर अप्लाई कर पा रहे हैं, उसके लिए ये फॉर्म में ही देना होगा दोस्तों। इसके लिए अलग से कुछ सबमिट नहीं करना होगा। रही बात इंटरव्यू जो हो रहा है एम्स भोपाल में होगा, इसके लिए आप जो है ना ही उसको, इसमें कोई टीए नहीं मिलेगा, यानी कि जाने आने का खर्चा और महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा आपको इंटरव्यू में सम्मिलित होने के लिए, यानी कि आपको अटेंड करना है इंटरव्यू, लेकिन अपने खुद के बिहाफ पर जाना है। रही बात, आप देखिए बहुत सारे नोटिफिकेशन थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने इसी चीज़ को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एम्स में जॉब मिलना मुश्किल बात होती है। मतलब कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि एम्स में जॉब मिले उन्हें, और मिल नहीं पाती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मिल रही है तो इसको आप अप्लाई करें, और मैंने इसीलिए इसको पहले क्लियर करने के लिए ये वाला नोटिस डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि डेट काफ़ी कम है, यानी कि सिर्फ अब 2 दिन बचे हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर देना। और जितना हो सके दोस्तों इसको फैलाएं, जितना हो सके पूरे देश भर में फैलाएं, जहाँ तक भी आप फैला सकते हैं भारत कंट्री में या फिर कहीं और भी फैलाना चाहें तो फैला दीजिए, ये बताने के लिए कि एम्स में रिक्रूटमेंट कैसे होती है, और जिससे कि लोग इसमें फॉर्म भर दें समय से। इंटरव्यू के समय जो जो डॉक्यूमेंट दिखाने वो आपका रहेगा, एक तो आपका आईडी प्रूफ रहेगा जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक चीज़ दिखाएंगे। आप अपना फ़ोटो दिखाएंगे वहाँ पे, 10वीं 12वीं के मार्कशीट को दिखाएंगे, डिग्री के मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स दिखाएंगे, और आपका जो मेन डिग्री का सर्टिफिकेट होता है वो दिखाना है आपको। अगर किसी ने एक्सपीरियंस कराया तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा देंगे वो लोग, साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके 1 to 15 लिस्ट में जो भी हैं, ये हर किसी को सारे दिखाना ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए किसी ने काम करा है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगा, किसी ने नहीं करा तो नहीं देगा। तो इस तरीके से आपके होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स। पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस हो चुका है। वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। वैकेंसीज़ आपकी देख लिए। अब सीनियर रेजिडेंट जो चाहिए आपके अलग अलग पोस्टों पर चाहिए, और उनकी जो है वैकेंसियाँ क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये रहेंगी आपकी एनेस्थीसियोलॉजी के अंदर 4 वैकेंसियाँ हैं। एक अनुसूचित जनजाति को है, एक अनुसूचित जाति को, और एक अदर बैकवर्ड कास्ट को, और और यहाँ पर यूआर के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। और बायोकेमिस्ट्री वालों की यहाँ पर एक वैकेंसी डाली है, वो भी अनुसूचित जनजाति को दी जा रही है। कार्डियोलॉजी को एक वैकेंसी दी है, और ये इन्होंने यहाँ पर इन्होंने ओबीसी को दे दी है ये वैकेंसी। कार्डियो थोरेकिक सर्जरी, ये यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसियाँ हैं, यूआर में भी एक जाएगी इसके अंदर। और डेंटिस्ट्री, ओरल और मैक्सिलो फेशियल सर्जरी, इसके अंदर एक वैकेंसी, और ये डायरेक्ट डाली है ओबीसी के लिए। ईएनटी, ये भी आपका डिपार्टमेंट रहेगा, इसके अंदर ये डिपार्टमेंट्स के नाम है। सीनियर रेजिडेंट काम करेगा ईएनटी डिपार्टमेंट में। कोई करेगा कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी आप जानते हैं हार्ट का होता है, तो कार्डियोलॉजी में करेगा। फिर आपका बायोकेमिस्ट्री में अलग काम होगा, तो वो अलग, ये डिपार्टमेंट्स के नाम है। और ये इन सब में सेम सीनियर रेजिडेंट की ज़रूरत है। ये एक पोस्ट होती है, उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। आपको पता होना चाहिए जो आपने क्वालिफिकेशन करी है वहाँ जो आपको पढ़ाया गया दोस्तों, वही चीज़ें आपसे कराई जाने वाली है। कुछ इसमें अलग से कुछ नहीं होने वाला है।
और एंट्रोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म की 2 वैकेंसियाँ दी हैं और अनुसूचित जनजाति और जाति को एक एक डिवाइड करी हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन में 1 दी है और जनरल मेडिसिन में 17 वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी 8 वैकेंसी जो है पोस्ट ऑफ टीईएम की इंक्लूड करी गई हैं। और इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज सारे देख लेंगे तो काफ़ी लंबा लिस्ट रहेगा ये, काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट है। टोटल 26 डिपार्टमेंट है दोस्तों, 26 डिपार्टमेंट है, 96 वैकेंसियाज है। कैटेगरी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इन्होंने ओबीसी को डाली है वैकेंसियाँ, उसके बाद अनुसूचित जाति को और यूआर को दी है और अनुसूचित जनजाति को। फिर उसके बाद अगर बात करें सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस को सबसे कम वैकेंसी दी गई है, सिर्फ 7 वैकेंसी है 96 में से। तो ये सब आप समझ गए होंगे, ये अभी बिल्कुल फ्रेश नोटिस ही है, 4 दिन हुआ है बस इस नोटिस को, सारा कुछ डिस्कस हो गया। अब बात करते थोड़ा और आगे चलते। ये आपका अनुसूचित जाति और जनजाति का फॉर्म रहेगा दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अगर आप SC ST कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर देना। दोनों के लिए सेम फॉर्म ही एप्लीकेबल होता है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो। बस उसको यहाँ पर क्लियर करना होता है कि वो कौन से कास्ट से आ रहा है, तो वो यहाँ पर फिल करता है जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इसमें। तो ये पूरा फॉर्म रहेगा। अगर मान लीजिए आपके पास भरा हुआ है, आपने पहले से बनवा रखा है कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसका फॉर्मेट चेक करना, उसका और ये फॉर्मेट अगर मैच कर जाए तो आप वो लगा सकते हैं। वो वैलिड होना चाहिए दोस्तों, 2024 ईयर तक का वैलिड होना चाहिए। ये जैसे कि हम जानते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में 1 साल का वैलिडिटी रखा जाता है, कुछ कुछों का एक्सटेंड भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि 1 साल का अगर है तो आप उसका देख लें कि वो अभी उसका करेंटली वो जो है वर्किंग में हो, अभी उसका पीरियड ओवर ना हुआ हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अब समय तो है नहीं आपके पास अगर नया फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो ऐसे में आप यूआर से अप्लाई कर सकेंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर अप्लाई है ऑनलाइन, मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने लिंक आ जाएगा, ये आपका अप्लाई लिंक रहेगा। देखिए इस तरीके से आपके पास आ गया है, ये एम्स भोपाल दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन में जो भी आपको दिख रहा है यहीं पे आपकी जॉब रहेगी। इसमें बात करें यहाँ पर रिक्रूटमेंट फॉर्म भरने के लिए आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, पहले अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कुछ पर्सनल डिटेल्स को डालकर अपना रजिस्ट्रेशन बना लेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप जो है लॉगिन करेंगे यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल के, और एक अपना पासवर्ड जब बनाएंगे रजिस्ट्रेशन के समय उसको डाल के लॉगिन करना। फिर जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं सीनियर रेसिडेंस के तौर पर, उसको सिलेक्ट करके आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करके आप आगे फॉर्म भर देना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फीस पेमेंट कर देना, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, मार्कशीट, डिग्री जैसी चीज़ें अपलोड करके सबमिट कर देना और फॉर्म का प्रिंट ले लेना। ये पूरा प्रोसेस रहेगा। काफ़ी कम समय है दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर टोटल 50 आवर है मैक्सिमम आपके पास इस पर अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में छोड़ देना उस डाउट को। और दूसरा, आने वाले फ्यूचर में जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और मिलता हूँ आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।